आखिर नेपाल में ऐसा क्या हो गया कि वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं और साथ ही साथ देश छोड़कर भाग चुके हैं अपने साथ 7 और मंत्रियों के साथ। देखिए नेपाल में कितना ज़्यादा टर्मोइल देखने को मिल रहा है। बीते कल नेपाल में प्रोटेस्ट शुरू हुए थे और आज खबर आई कि नेपाल के प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग चुके हैं। उनके साथ उनकी सरकार के 7 और मंत्री भी देश छोड़कर भाग चुके हैं। नेपाल में इतना टर्मोइल देखने को कैसे मिला, क्यों एकदम से नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। देखिए कुछ समय पहले नेपाल में एक कानून पास किया गया था जिसमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और कई सारे स्नैपचैट जैसे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में बैन करने की बात कर दी गई थी और नेपाल में बैन कर दिए गए थे। बीते कल नेपाल में प्रोटेस्ट शुरू हुए जिसे जेनजी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया, क्योंकि जो भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे उनमें मैक्सिमम स्कूल के बच्चे या कॉलेज के ही बच्चे थे। पहले तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बढ़ते गए प्रोटेस्ट में थोड़ी उग्रता बढ़ती गई। लेकिन वहाँ पर नेपाल सरकार की तरफ से शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया गया। जो भी प्रोटेस्ट में देखने को मिले, मैक्सिमम प्रोटेस्ट में छोटे बच्चे थे या फिर स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे। इस वजह से और ज़्यादा लोग वहाँ पर गुस्सा हो गए नेपाल सरकार से और ये प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा उग्र हो गए कि जो भी वहाँ पर नेपाली सरकार के मंत्री थे उनके घरों के ऊपर कब्जा करने लग गए, आगजनी करने लग गए और काफ़ी मैसिव प्रोटेस्ट हो गए। इसी कारण बीते कल ये प्रोटेस्ट में 16 लोगों की मौत हो गई और बताया जा रहा है आंकड़ा बढ़कर आज 20 हो चुका है और कई 100 लोग घायल हो गए इस प्रोटेस्ट में। अपोजिशन सरकार और जेनजी प्रोटेस्ट ने इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया है नेपाल सरकार को, वहाँ पर नेपाल के जो प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। उनके साथ कई सारे उनके मंत्री भी भाग चुके हैं। भारत के कुछ जितने भी पड़ोसी देश है पिछले कुछ समय से वहाँ काफ़ी टर्मोइल देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से शेख हसीना की सरकार को ओवरथ्रो कर दिया गया और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा, उसी तरीके से श्रीलंका में भी हुआ, म्यांमार में भी। और पाकिस्तान के बारे में तो आपको पता ही है, आए दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। कोई भी सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाती है। भारत ही एक ऐसा देश बच चुका है जहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। देखिए भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है कि हमारे पड़ोस में इस प्रकार का टर्मोइल देखने को मिले। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था, इसी कारण से ही इतने ज़्यादा मैसिव प्रोटेस्ट नेपाल में शुरू हो गए। लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर फ्रीडम ऑफ स्पीच का दमन किया जा रहा है। जो करप्शन हो रहा है सरकार में सोशल मीडिया के थ्रू उजागर हुआ करता था, इसी कारण से ही सोशल मीडिया को बैन किया जा रहा है ताकि लोगों में अवेयरनेस ना फैले और करप्शन जो सरकार के अंदर किया जा रहा है वो लोगों तक ना पहुँच पाए। पिछले साल भी नेपाल में कुछ ऐसे ही मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, जब वहाँ के लोगों का कहना था कि डेमोक्रेसी का एंड कर फिर से मोनार्की नेपाल के अंदर एस्टेब्लिश की जानी चाहिए। किंग ज्ञानेंद्र शाह जो आखिरी किंग थे नेपाल के, उनमें वापस सत्ता में लाया जाना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि नेपाल के लोगों का विश्वास उठ गया है डेमोक्रेसी से। देखिए ये बात तो श्योर है कि किसी देश में अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी तो वहाँ पर डेवलपमेंट बड़ा मुश्किल है, उस देश का आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैक्सिमम जो है इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होती है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट ही ढूंढती है, क्योंकि उन्हें जो सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ये नहीं कि एक सरकार एस्टेब्लिश की गई, 1 साल बाद सरकार गिर गई। हर एक सरकार का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं और डिफरेंट तरीके की इंडस्ट्री के प्रति उनका रुझान होता है। इसीलिए आप देखेंगे नेपाल में इंडस्ट्रीज़ का एस्टेब्लिशमेंट बहुत कम है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है नेपाल के अंदर, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है नेपाल के अंदर। और ये भी कहा जा रहा है वहाँ पर कि जो भी सरकार नेपाल के अंदर बनती है उनका पहला रुझान रहता है कि उनके आसपास के जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको ही सरकार में स्थान दिया जाए, गवर्नमेंट जॉब्स में स्थान दिया जाए। हर जगह पर उन्हें ही पहले प्रायोरिटीज़ दी जाती है और जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट है या जो मेरिटोरियस लीडर है उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी कारण पिछले साल भी डेमोक्रेसी को एंड करने की बात की जा रही थी और दोबारा से मोनार्की को एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही थी। 2007 और 8 के अंदर नेपाल में मोनार्की का एंड कर डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, लेकिन फिर से पिछले साल प्रोटेस्ट किए जा रहे थे कि फिर से डेमोक्रेसी को ख़त्म कर मोनार्की को एस्टेब्लिश किया जाए। अगर आप इसके बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं कि क्यों ये नेपाल में प्रोटेस्ट हुए थे कि डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया जाए और मोनार्की को एस्टेब्लिश कर दिया जाए, किंग ज्ञानेंद्र शाह की वापसी के लिए क्यों नेपाल के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं।